हाय देयर, होप यू आर डूइंग फाइन। आज हम करेंगे पीबी शैली की पोएम ओ टू द वेस्ट विंड की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन इन हिंदी। इस पोएम को ढंग से समझने के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इस पोएम से जुड़े हुए कुछ फैक्ट्स हम जान लें। सबसे पहले इस पोएम के नाम को देखते हैं, ओड टू द वेस्ट विंड। टाइटल में भी काफ़ी कुछ है समझने के लिए। ओड एक ऐसी पोएम होती है जिसको किसी इंसान को या किसी आइडिया को एड्रेस किया जाता है, मतलब किसी से वो बात हो रही है, कोई पर्टिकुलर से यहाँ पे वेस्ट विंड है, वेस्ट विंड से जो पोइट हैं वो बात करते हैं, उसे एड्रेस करते हैं। इसमें यू, दाओ जैसे वर्ड्स लगातार आते रहते हैं। वेस्ट विंड क्या है? वेस्ट विंड जो वेस्टर्न माइथोलॉजी है, यूरोपियन माइथोलॉजी है, उसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर समझ लीजिए। और वेस्ट विंड जो यूजुअली उसका मतलब होता है एक ऐसी विंड जो कि वेस्ट से आकर ईस्ट की ओर उड़े। यूरोपियन ट्रेडिशन में इसको बहुत ही शुभ माना जाता है। स्प्रिंग से पहले, जस्ट पहले आने वाली ये विंड है, तो इसे बहुत सारी नई नई चीज़ें लाने वाली विंड भी कहा जाता है। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, इसमें इसकी बाउंटी यानी इसकी झोली देखिए, इसमें कितने सारे फ्लावर्स हैं, नई नई चीज़ें हैं, वो वेस्ट विंड अपने साथ ला रही है। लेकिन इस पोएम में वेस्ट विंड के आइडिया को हल्का सा ट्विस्ट भी नहीं कहेंगे, लेकिन हल्का सा अलग तरीके से पेश किया है पोइट ने। वो उसे डेथ और डिके से और ऑटम यानी पतझड़ के सीज़न से एसोसिएट करते हैं। हालांकि अंत में लास्ट के जो पार्ट्स हैं इसके, उसमें वो उसको नई बिगनिंग से भी करते हैं, क्योंकि पहले जब डिस्ट्रक्शन होगा तभी तो नई बिगनिंग होगी। तो शैली के इस आइडिया को हमें एग्जैक्टली समझना होगा उनकी इस पोएम के थ्रू। अब इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि इस पोएम को समझने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस पोएम को टर्जा राइमा में लिखा गया है। टर्जा राइमा एक तरीके का स्टैंजा होते हैं जो कि 3-3 लाइन के होते हैं, और उनकी जो राइम स्कीम होती है वो आपस में जुड़ी हुई होती है। इस पोएम को जब थ्रू आउट आप पढ़ेंगे तो एक मॉडर्न एग्जाम्पल्स की मदद से आप इसे समझ सकते हैं। जब आप एक वेब सीरीज़ देखते हैं तो आपको एक एपिसोड जैसे ही ख़त्म होता है तो वो इस तरीके से वो बनाया गया होता है वो एपिसोड कि आप नेक्स्ट एपिसोड देखे बिना रह ही नहीं सकते। इसीलिए अक्सर आप देखते हैं कि वेब सीरीज़ आप 1 दिन में या 2 दिन में ख़त्म कर देते हैं। वैसे ही कुछ ऐसा ही स्ट्रक्चर है इस पोएम का। इसमें पहली टर्सेट, पहले 3 लाइन का स्टैंजा होता है, लेकिन उसकी लास्ट लाइन, भले ही वो स्टैंजा वहाँ पे ख़त्म हो गया होगा, लेकिन वो लास्ट लाइन अगले स्टैंजा से कनेक्ट हो रही होगी। तो अगर आप उस पहले स्टैंजा को पढ़ के ये सोचें कि कुछ आप समझ सकते हैं, तो नहीं, आपको अपने आप ऑटोमेटिकली सेकंड स्टैंजा पे आना पड़ेगा पहले स्टैंजा की बात समझने के लिए। तो ये कनेक्टेड जो स्टैंजाज हैं इन्हें टर्जा राइमा कहते हैं, और ये अपने आइडिया, जो ये आइडिया कन्वे कर रहे हैं, जो बात बता रहे हैं, उसमें तो कनेक्टेड है ही, साथ ही अपनी राइम स्कीम में भी कनेक्टेड है। इसकी राइम स्कीम मैं यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ। वो होती है ABA, BCB, CDC एंड सो ऑन। ठीक है, लेकिन इसको जब हम पोएम पढ़ लेंगे कि वो कैसे वो राइम स्कीम आपस में कनेक्टेड है, इसलिए ये पोएम बहुत मज़ेदार भी हो जाती है और बहुत इमेजिनेटिव पोएम है। आपको ये दूसरी दुनिया में जो ट्रांसपोर्ट करती है ना पोइट्री, हम कहते हैं, ये उसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। स्ट्रक्चर 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है। 5 पार्ट्स बिल्कुल सेम है स्ट्रक्चर में। जैसे कि शुरू में 4 टर्सेट्स होंगी और उसके बाद 2 लाइन्स होंगी और वो सेक्शन ख़त्म हो जाएगा। ऐसे ही 5 सेक्शन का स्ट्रक्चर सेम यही है। सो लेट्स बिगिन Ode to the West Wind by P.B. Shelley, part या section 1. O wild west wind, thou breath of autumn's being, thou from whose unseen presence the leaves dead are driven like ghosts from an enchanter fleeing. यहाँ पर पोइट वेस्ट विंड का आवाहन करते हुए कहते हैं कि ओ वाइल्ड वेस्ट विंड, वाइल्ड यानी जिस पर कोई काबू ना हो। वाइल्ड वेस्ट विंड में कौन सा लिटरेरी डिवाइस है? एलिट्रेशन, क्योंकि व का साउंड बार बार आ रहा है। द ब्रेथ ऑफ ऑटम्स बीइंग, ऑटम की ब्रेथ, ऑटम की जो एसेंस है, ऑटम जैसे सांस ले रही हो, जो पतझड़ का सीज़न है, वो सांस कैसे ले रहा है? जब वेस्ट विंड चलती है तो ऐसा लगता है पतझड़ का सीज़न सांस ले रहा है।
दाओ यानी यू, फ्रॉम हुज अनसीन प्रेजेंस द लीव्स डेड, तुम जिसकी अनसीन प्रेजेंस, हम विंड को देख तो नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं कि वो प्रेजेंट है। तो वेस्ट विंड, तुम्हारी अनसीन प्रेजेंस जो है, जो हम देख नहीं सकते, उससे क्या होता है, जो लीव्स डेड है, मरी हुई लीव्स यानी जो पत्ते झड़ते हैं पतझड़ में और लीव्स ज़मीन पर गिर जाती हैं, आपने देखा होगा रोड्स पर, फुटपाथ्स पर लीव्स ही लीव्स होती हैं पतझड़ के सीज़न में, तो वो डेड लीव्स हैं। आर ड्रिवन लाइक घोस्ट्स फ्रॉम एन एन्चांटर फ्लीइंग, कैसे वो ड्राइव हो जाती हैं, घोस्ट की तरह, भूतों की तरह, जो तांत्रिक से जब भागते हैं वो भूत। तो वेस्ट विंड, जैसे कि देखा होगा आपने, जब विंड आती है तो पत्ते कैसे उड़े चले जाते हैं, कैसे उड़े चले जाते हैं, पोइट क्या उसे किससे कंपेयर कर रहे हैं, जैसे किसी तांत्रिक से, किसी भूत बाबा से घोस्ट उड़े चले जाते हैं, उसे भगाता है ना वो घोस्ट को, भूतों को, वैसे ही। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लाइंस थी। हम आगे बढ़ते हैं और हमें याद रखना होगा कि यहाँ पर ये फर्स्ट टर्सेट है, इसका कनेक्शन अगली टर्सेट से भी होगा, राइम वाइज भी और मीनिंग वाइज भी। नेक्स्ट टर्सेट, येलो एंड ब्लैक एंड पेल एंड हेक्टिक रेड, pestilence stricken multitudes, O thou who chariotest to their dark wintry bed। अब यहाँ पर ये टर्सेट तो ख़त्म है, लेकिन इसका मीनिंग अगली टर्सेट में भी कंटिन्यूड है, तो मैं उसकी फर्स्ट लाइन और पढ़ देती हूँ। द विंगड सीड्स वेयर दे लाई कोल्ड एंड लो। अब इसका मतलब समझते हैं, सेकेंड टर्सेट का पहले मतलब समझते हैं। अभी तक हमने फर्स्ट टर्सेट में लीव्स के बारे में पढ़ा था, अब उन्हीं लीव्स का वर्णन सेकेंड टर्सेट में किया गया है, वर्णन यानी डिस्क्रिप्शन। येलो यानी पीली, ब्लैक यानी काली, पेल यानी हल्की पीली सी, और हेक्टिक रेड मतलब बिल्कुल जो रेड कलर होता है ना गाढ़ा, वो वाइल्ड भी होता है, हेक्टिक का मतलब है वाइल्ड रेड, बिल्कुल पूरी तरीके से रेड। तो आपने देखा होगा कि कई लीव्स पीली पड़ जाती हैं सूख कर, सूखी हुई लीव्स की बात हो रही है ना, तो वो जो लीव्स हैं कई सारी सूखी पड़ जाती हैं, कई ब्लैक सी भी पड़ जाती हैं, बहुत ज़्यादा दिन हो जाते हैं जिनको, पेल भी होती हैं, हल्की येलो सी भी होती हैं, और रेड भी हो जाती हैं कुछ लीव्स सूख कर। तो ये वो लीव्स के कलर्स हैं। और पेस्टिलेंस स्ट्रिकन मल्टीट्यूड्स, क्योंकि वो डेड है, मरी हुई लीव्स हैं, तो वो कैसी लग रही हैं, जैसे कि महामारी जब फैलती है ना, पेस्टिलेंस मतलब महामारी जब बहुत सारे लोगों में फैलती है, तब कोई ऐसे पड़ा हुआ है, कोई वैसे पड़ा हुआ, ये तो पुराने ज़माने में जब इलाज नहीं होता था तब ऐसा बताया जाता है कि पूरे शहर में ऐसे ही लोग पड़े रहते थे और उनकी डेड बॉडीज़ भी बाहर लाकर रख दी जाती थी, वैसे ही वो लीव्स पड़ी हुई हैं। अब यहाँ पर लीव्स वाली जो बात है वो पूरी हो गई। अब ओ दाओ से एक नई बात शुरू है। तो ओ दाओ यानी यू मतलब हमारी वेस्ट विंड। तो पोइट कह रहे हैं वेस्ट विंड से कि तुम क्या करती हो, चैरियटिस्ट टू देयर डार्क विंट्री बेड। चैरियट क्या होता है, रथ होता है। तो वेस्ट विंड को बिल्कुल पर्सोनिफाई कर दिया गया है, उसे एक इंसान की तरह दिखा रहे हैं कि जो अपने रथ पर बैठकर जाती है डार्क विंट्री बेड में, यानी अर्थ के अंदर, जो कोल्ड जो होता है ना जब, तब अर्थ के अंदर वो जाती है। और देयर यहाँ पे क्या है, देयर कौन है, लीव्स है, नहीं, लीव्स का आइडिया भी ख़त्म हो चुका है। अगले अब टर्सेट में, यहाँ पर ये टर्सेट ख़त्म है, लेकिन जो देयर है ये हमको नेक्स्ट टर्सेट में पता चलेगा कि क्या है। द विंगड सीड्स वेयर दे लाई कोल्ड एंड लो। तो अपने चैरियट पर रखकर वो विंगड सीड्स यानी सीड्स को ऐसे उड़ाते हुए ले जाती है और अर्थ के अंदर डाल देती है। और जहाँ पर वो सीड्स कैसे पड़ी रहती हैं, कोल्ड और लो, यानी ठंड में और काफ़ी नीचे अर्थ के। ठीक है, अब हम इसी टर्सेट का आगे का पढ़ते हैं, ये हमारी थर्ड टर्सेट है। ओके, ईच लाइक अ कॉप्स विद इन इट्स ग्रेव अंटिल दाइन इज योर सिस्टर ऑफ द स्प्रिंग शेल ब्लो। अब फोर्थ टर्सेट की फर्स्ट लाइन, हर क्लैरियन ओवर द ड्रीमिंग अर्थ एंड फिल। अ पोएट उन सीड्स यानी बीजों को किससे कंपेयर कर रहे हैं, कॉप्स से। कॉप्स क्या होता है, डेड बॉडी। जब डेड बॉडी आपने देखा होगा कि जब ग्रेव में जैसे पड़ी रहती है ना, बिल्कुल शांत, ऑब्वियस सी बात है वो डेड बॉडी है तो शांति पड़ी। वैसे ही जो सीड्स हैं वो अर्थ के अंदर बिल्कुल शांत पड़ी रहती हैं, उनमें कोई हलचल नहीं होती। कब तक, अंटिल तुम्हारी एज्योर सिस्टर, एज्योर मतलब ब्लू, ब्लू सिस्टर, तुम्हारी ब्लू बहन स्प्रिंग। वेस्ट विंड की बहन किसको कहा गया है यहाँ पे पोएट के द्वारा, स्प्रिंग को यानी वसंत को। शैल ब्लो, यहाँ पे शैल ब्लो मतलब बजाना,
किसी इंस्ट्रूमेंट्स को जब हम बजाते हैं ना, वो वाला ब्लो है ये। हर क्लैरियन ओवर द ड्रीमिंग अर्थ। क्लैरियन एक पतली सी ट्रम्पेट होती है, तो वो ड्रीमिंग अर्थ के ऊपर जब स्प्रिंग अपना क्लैरियन बजाती है, और वो अर्थ कैसी है, ड्रीमिंग है, ड्रीमिंग यानी सोती हुई है, ड्रीमी सी है, एक्टिव नहीं है। तो वैसे ही जो सीड्स थी जो अभी वेस्ट विंड ने अर्थ के अंदर जाके रखी थी, वो जाग जाती हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, जागती कैसे हैं। एंड फिल driving sweet birds like flocks to feed in air with living hues and odors plain and hill। इन लाइन्स का मतलब है कि जो स्प्रिंग है वो स्वीट बर्ड्स जो कलियाँ होती हैं उनको सिर्फ चरवाहा फ्लॉक्स को, अपनी जो कैटल होती है, अपने जानवर होता है, उनको चराते हुए आगे हाँकते हुए ले जाता है। वैसे ही पूरे में स्प्रिंग जो बर्ड्स हैं उनको एयर में ऐसे ही हवा में हाँकते हुए ले जाती है। और क्या फिल कर देती है वो, क्या किससे भर देती है, बिल्कुल रंग जो कि बिल्कुल ज़िंदा हो, ज़िंदगी से भर देती है वो। किसको, प्लेन को एंड हिल को। मतलब प्लेन यानी जो मैदान है उसको भी, और हिल्स यानी जो पहाड़ हैं, टीले हैं, उनको भी। अब इस सेक्शन की लास्ट लाइंस, और आप गौर करेंगे कि ये लास्ट लाइंस 3 लाइंस नहीं है, टर्सेट नहीं है, 2 लाइंस है। वाइल्ड स्पिरिट विच आर्ट मूविंग एवरीवेयर, डिस्ट्रॉयर एंड प्रिजर्वर, हियर ओ हियर। पोइट अब सीधे वेस्ट विंड को एड्रेस करते हुए बोलते हैं, उससे बात करते हुए बोलते हैं कि वाइल्ड स्पिरिट, क्या बोलते हैं उसे, क्या उपाधि देते हैं, वाइल्ड स्पिरिट। ये इंपॉर्टेंट है, जो कि हर जगह मूव कर रही है, हर जगह तुम हो, विंड तो हर जगह होती है। डिस्ट्रॉयर एंड प्रिजर्वर, तुम डिस्ट्रॉयर भी हो और प्रिजर्वर भी हो। सुनो ओ सुनो। डिस्ट्रॉयर और प्रिजर्वर कैसे है कि आपने फर्स्ट लाइन, इस पोएम की जो फर्स्ट लाइन है उसमें ही वो क्या बोलते हैं, उसे पोएट क्या बोलते हैं, ब्रेथ ऑफ ऑटम स्पीइंग, यानी पतझड़, जब सब कुछ झड़ रहा है उसकी तुम ब्रेथ हो। लेकिन साथ ही क्योंकि जब पतझड़ नहीं आएगा तो स्प्रिंग कैसे आएगी, तो वो वेस्ट विंड क्या है, डिस्ट्रॉयर भी है, प्रिजर्वर भी। और ये आइडिया इस पूरी पोएम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। राइम स्कीम देख लेते हैं। अब देखिए, जो फर्स्ट लाइन है इस पोएम की, उसमें लास्ट वर्ड है बीइंग। अब थर्ड लाइन देखिए, वो है फ्लीइंग, तो आप उसमें राइम हो गए। बीच वाली लाइन देखिए, वो है डेड। अब डेड को आप देखिए, नेक्स्ट जो टर्सेट है उसकी फर्स्ट लाइन देखिए रेड, और लास्ट लाइन देखिए बेड। तो इसकी राइम स्कीम हो गई है ABA BCB। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल प्रूव हुई होगी एंड एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपकी हेल्प हुई होगी। अगर आपका एग्ज़ाम है तो ऑल द बेस्ट, एंड लाइक करिए वीडियो को, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।